अगर सरकार जो लोगों की, किसानों की संपत्ति को जब्त करेगी तो इस देश का किसान सरकार की यानी सरकारी संपत्तियों को जब्त करके बैठेगा, यानी धरनों पे बैठेगा ऐसी रोड पर। किसानों ने भी तो कर लिया फिर संपत्ति को जब्त, ये सरकारी संपत्ति को जब्त कर लिया है। पूरे देश को चलाने वाली कार्टून वाली ही सरकार है, तो अगर कार्टून ये पेश कर देती है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस कार्टून को लेकर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो आप कहते हैं ना योगी जी को बनाने वाली इस देश की जनता है। वरना योगी जी एक काम ही इन्होंने क्या करा है, बस इतना सा काम कर दिया कि 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। इसके अलावा आप बता दीजिए क्या काम हुआ है। आप मुझे बताइए कि 4 उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए स्कूल्स बने हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उन्हें वैसे तो किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ इस वक्त है मोहित शर्मा, जो कि काफ़ी वायरल हो चुके हैं, कई बार उनके विचार वो साझा करते रहते हैं। तो आज फिर एक बार वो हमारे साथ है और मैं आज उनसे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा राजनीति में है, खबरों में है। तो मोहित, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोहित, सबसे पहले आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसानों पे जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि वो राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ये कितना सच है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसानों को राजनीति करवा कौन रहा है? इस देश की सरकार करा रही है निश्चित तौर पर। अगर इस देश की सरकार इन तीनों काले कृषि कानून को वापस ले ले तो सरकार के पास एक बहाना होगा किसानों को यहाँ से वापस घर भेजने का। तो सरकार राजनीति क्यों करवा रही है? तो सरकार कहीं ना कहीं राजनीति करवा रही है, और ऐसा तो कुछ नहीं है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, मेरे ख्याल से मुझे तो कहीं से ये राजनीति नज़र नहीं आती है। और अगर आपको राजनीति नज़र आती है तो बिल्कुल आप राजनीति कह सकती हैं, और मेरे ख्याल से ये राजनीति इस देश की सरकार करवा रही है किसानों से। लेकिन राकेश टिकैत के जो बयान है हालिया, उनको देखते हुए वो कहते हैं कि हम लखनऊ का घेराव करेंगे। अब वो लखनऊ के किसानों की मांगों को लेकर उठा रहे हैं कि उनके गन्ना की उनकी अच्छी फसल रकम उन्हें नहीं मिल रही। तो अब ये आंदोलन जो कृषि कानूनों की वापसी से शुरू हुआ था, एमएसपी की गारंटी से शुरू हुआ था, क्या अब वो किसानों के हक की बात करने लग गया है लखनऊ के? देखिए, ऐसा है कि अभी इस टाइम पे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं, और देश का किसान जब तक चुनावों को प्रभावित नहीं करेगा, मेरे ख्याल से सरकार भी उनकी ओर ध्यान नहीं देगी। तो राकेश टिकैत हों या तमाम किसान नेता हों जो वहाँ पर बात उठा रहे हैं गन्ने की फसल को लेकर, या फिर जो हमारे पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनकी फसल को लेकर, और तीनों काले कृषि कानून तो मेन है ही हैं, उसके साथ साथ किसानों की और भी जो बातें हैं उनको भी अब साथ में मनवाया जाएगा। मतलब अब अगर प्रेशर है तो वो किसानों के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर बनाया जाएगा, और सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाएगा कि अब आप तीनों काले कृषि कानून के साथ साथ किसानों को वो तमाम फैसिलिटियां दीजिए जो फैसिलिटियां उनको आज तक नहीं मिली, जिसके कारण देश के किसान आत्महत्या करते हैं। एक आपको डाटा बता दूं, एक सर्वे के अनुसार, अगर सर्वे क्या, ये गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास ये डाटा नहीं है कि 2016 से अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें अब तक डाटा नहीं मिला है। गवर्नमेंट के पास में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा नहीं है। गवर्नमेंट के पास जितने हमारे लेबर थे, जितने माइग्रेंट थे जो पैदल चल के अपने घर गए थे, उनसे जो जितने लोग मरे उनके पास उनका डाटा नहीं है। गवर्नमेंट के पास बेरोजगारी का डाटा नहीं मिलता, गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी का डाटा नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट के पास में डाटा इस चीज़ का मिल जाता है कि भैया राहुल गांधी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, मायावती ने क्या कहा, और गवर्नमेंट को इतना भी समय मिल जाता है कि सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ संसद में एक और देश के किसान को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, और दूसरी ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके नए बने हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से उनको इंट्रोड्यूस कराना इतना ज़रूरी नहीं है जितना किसान के लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए बात को उठाना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित राज्य है। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी नेता हैं वो अब तक दबी दबी आवाज़ों में कह रहे थे कि किसान अगर यहाँ का घेराव करते हैं तो यहाँ योगी जी बैठे हैं, यहाँ आसान नहीं होगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से बाकायदा एक ट्वीट आता है, एक आप देखते हैं कार्टून आता है जो बड़ा ही अभद्र तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोग उसे क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, वो उनकी अपनी अपनी सोच है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरे देश को चलाने वाली कार्टून वाली ही सरकार है। तो अगर कार्टून ये पेश कर देती है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस कार्टून को लेकर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो आप कहते हैं ना योगी जी को बनाने वाली इस देश की जनता है। वरना योगी जी एक आम आदमी है, अगर उनसे मुख्यमंत्री का पदभार छीन लिया जाए, एमएलसी
पार्टी ने बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री और बहुमत देने वाली इस देश की जनता होती है। और आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार इतना झूठ बोलती है, कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। तो भैया इतने सारे लोग जो मरे, क्या वो कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? बताइए ना आप मुझे। आप कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को छापा था कि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी हुई है, लेकिन उन बातों को झूठा ठहरा दिया गया। और साहब की बेशर्मी, यानी बीजेपी वालों की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों को रोकना बहुत ज़रूरी है। आज हमने खबरें सुनी थी कि ममता बनर्जी किसानों से मिलने आने वाली हैं। बिल्कुल, देश में लोकतंत्र में आज़ादी है, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, देश को किसान को समर्थन देने की भी आज़ादी है। तो अगर उनका मन है, उनका अच्छा लगता है और उन्होंने किसानों के नाम पर ही चुनाव लड़ा था, तो अगर वो किसानों को समर्थन देने आ जाती हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, यंगस्टर्स का मुद्दा तो इस देश के अंदर से गायब हो चुका है, और वो है मेन एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। देश में बेरोजगारी और दूसरा शिक्षा, दोनों ही एक बड़ी समस्या इस देश के अंदर हो चुकी हैं। आपको एक बात बता दूं, सरकार का ये सरकार ऐसी सरकार है कि ऐसी भर्ती निकालेंगे कि इधर से फॉर्म भरेंगे और इधर से जवानी में फॉर्म भरेंगे और उधर से बुढ़ापे में पेपर देंगे और नौकरी आपको सीधा ऊपर मिलेगी। ये सरकार का प्रोसेस है, क्योंकि जॉब्स वैकेंसी है, निकालने का काम कर नहीं रहे हैं। दारू के ठेके इनसे खुलवा लो, शराब के ठेके खुलवा लो, लेकिन इनके पास देश के अंदर यंगस्टर्स को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, कोई बातें नहीं है। सरकार अगर चुनाव लड़ेगी भी तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ेगी। बाकी ये सरकार कभी भी एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे कभी नहीं लड़ती है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बैनरों पे 4 लाख लिखवा रही है। योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कहते हैं ये आंकड़ा अब 6.5 लाख का हो गया है और दिसंबर में और अभी वैकेंसीज आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं सूर्य प्रताप सिंह, उनका आपने ट्विटर हैंडल पे देखा ही होगा, उन्होंने किस तरीके से बनारस की जो तस्वीर को साझा किया है देश के लोगों के सामने। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के अंदर एक शहर है क्योटो, उसकी बात किया करते थे कि उसके जैसा बनाएंगे, जापान के क्योटो जैसा बनाएंगे। तो आप देख लीजिए कैसा बनाया है क्योटो। क्योटो में पानी भरा हुआ है। अब बनारस जाने के लिए आपको बाइक की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बनारस जाने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ घुटने घुटने तक पानी भरता है बनारस में। 4 बाल्टी पानी की घेर दो तो बारिश आ जाती है। जब नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके का काम हो रहा है तो बाकी जगहों पर क्या हाल हो रहा होगा वो आपने देखा होगा। और सरकार जब विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने में सारा पैसा खर्च करेगी तो आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं तो ये रोजगार दिए उन्होंने, जो इतने बड़े बड़े आंकड़े वो लगातार बता रहे हैं, तो ये आंकड़े झूठे तो नहीं हो सकते? कौन सा आंकड़ा? उनके बैनरों पे आपने देखा 4 लाख रोजगार दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने 6.5 लाख रोजगार अब तक दिए हैं। सपा और बसपा दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक बात बताइए, रिकॉर्ड तो तोड़े हैं बलात्कार के आंकड़ों ने, रिकॉर्ड तोड़े हैं महिलाओं के साथ उत्पीड़न, यौन शोषण, इनों के आंकड़ों ने, देश के युवाओं के छिनते रोजगारों ने, देश के अंदर बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों ने। और उत्तर प्रदेश जो कि नंबर 1 प्रदेश है आपराधिक घटनाओं के लिए, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कब करेंगे? वो तो बिजी रहते हैं, कभी बिहार चुनाव तो कभी बंगाल चुनाव, तो काम कहाँ से करेंगे? और जिस देश का मुख्यमंत्री कभी बिहार हो कभी बंगाल हो, वहाँ तो अलकायदा भी घुसेगा और उसामा बिन लादेन भी आएगा। आप देख लीजिए इस बात को लेकर। आतंकवादी घुसेंगे जब मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़कर वहाँ चुनावी प्रचार और कैंपेनिंग करेंगे। नहीं, लेकिन अमीश देवगन तो उनसे लाइव टेलीविजन शो में पूछते हैं कि आप आराम कब करते हैं? पूरे दिन काम ही करते रहते हैं। ये पूछे कि वो काम ही क्या करते हैं? 24 घंटे आराम ही करते हैं। देश की जनता का पैसा मिल रहा है इनको आराम से, तो ये आराम ही आराम करते हैं। और एक बात आप बताइए, काम ही इन्होंने क्या करा है? बस इतना सा काम कर दिया कि 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। इसके अलावा आप बता दीजिए क्या काम हुआ है? आप मुझे बताइए कि 4 उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए स्कूल्स बने हों, और स्कूल की अगर आप बात करते हैं तो स्कूल तो भैया ऐसे बने हैं कि उत्तर प्रदेश में स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है, स्कूलों में ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। स्कूलों में पानी भरा हुआ है इतना कि उसमें फ़ोटोज़ आती हैं उत्तर प्रदेश से, वायरल होकर उनमें बच्चे नहा रहे हैं। और स्कूल्स तो क्योंकि क्लोज ही हैं, अभी आपने देखा ही है। वो अपनी योजनाएं गिनवाने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम सुकन्या योजना लाए, हम भाग्य लक्ष्मी योजना लाए, हमने पेंशन दी, वृद्धों को पेंशन दिया, विधवाओं को दिया। भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है, आपने बात करी भाग्य लक्ष्मी योजना की, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपकी कौन सी योजना के तहत आपके कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ बलात्कार किया? आप बलात्कारियों की पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी में बलात्कारी नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता आज भी जेल के अंदर हैं। क्यों? इस देश के अंदर अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का MLA कुलदीप सिंह सेंगर हो, जिसने पूरे पीड़िता के परिवार को ट्रैक्टर से कुचलवा के, ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया, वो आज भी जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो एक ही व्यक्ति के लिए एक ही
एक ही तरीके की सजा में दो तरीके के कानून कैसे हो सकते हैं? एक ही अपराध में दो कानून कैसे हो सकते हैं? बताइए ना, ये पूरा देश जानना चाहता है। तो अगर बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, किसानों को बचाने की ज़रूरत है और देश को बचाने की ज़रूरत है, तो भाजपा की सरकार से, इन जैसे नेताओं से जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे बात ना करके बात करते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम की। तो इस बार किसानों की क्या तैयारी होगी जब वो उत्तर प्रदेश की राजधानी को घेरने की तैयारी करने वाले हैं? किसानों की तो तैयारी निश्चित तौर पर फिक्स है। किसान देखिए अब घर नहीं जा सकते। अब किसानों के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि किसान अब घर वापसी नहीं कर सकते, क्योंकि इस आंदोलन के चलते 700 से ज़्यादा हमारे देश के किसान भाई, अन्नदाता, पालनहार शहीद हो चुके हैं। अब अगर किसान पीछे पैर हटाता है तो ये उसकी आने वाली जनरेशन की, क्योंकि देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के अंदर 80% से ज़्यादा आबादी, 70% से ज़्यादा आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। और अगर कृषि के क्षेत्र में इस तरीके का हाल होगा, किसानों का इतना बुरा बेहाल होगा, तो मेरे ख्याल से किसान अगर अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन जो कहते हैं कि सरकारें चलवा रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट चला रही है, अखिलेश चलवा रहे हैं, मायावती चला रही हैं, ये तमाम विपक्ष के नेता चलवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि विपक्ष के नेता अगर आंदोलन चलवाते हैं, कोई भी आंदोलन चलता है, तो आंदोलन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 15 दिन, 20 दिन चल सकता है। ये आंदोलन को चलते 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने में किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं 700 से ज़्यादा। तो ये आंदोलन कोई प्री प्लान आंदोलन नहीं, ये आंदोलन वाकई में हक की लड़ाई का आंदोलन है, किसानों की लड़ाई का आंदोलन है। और योगी जी के, आपको बता दूं, योगी जी के कोई उनके डैडी का या उनके कह लीजिए उनका प्रदेश नहीं है, वो उत्तर प्रदेश देश के तमाम लोगों का है। और देश के अंदर आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। हम कहीं भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट पीसफुली। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप ये बोल रहे हैं तो आपको एक बार उनकी वहाँ के कृत्य भी सोच लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, आर्टिकल 19 हमें राइट देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। तो कोर्ट की बात को भी एक बार नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों कर देंगे भाई, क्यों कर देंगे? हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इन जैसे लोगों को मानने वाले लोग नहीं हैं। और भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर देश का किसान जाता है, और अगर किसान ने कहा कि हम लाल किले तक जाएंगे तो किसान गया वहाँ पर। राकेश टिकैत जी कहते हैं दिल्ली की माँ है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे और देखते हैं किसानों को कौन रोकेगा। संपत्ति जब्त आप कितने किसानों की करेंगे? जब जनव्यापी आंदोलन होता है ना, तो जनव्यापी आंदोलन में आप करिए कितने लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे। और आपकी क्रूर नीति, आपकी क्रूर तानाशाह, संपत्ति आप ऐसे ही जब्त कर लेंगे। इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश के अंदर लीगल राइट्स हैं, लोग कोर्ट तक जाएंगे। और इस देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर नहीं सुनेगा तो लोग जैसे आंदोलन और धरने पर बैठे हैं ऐसे कंटिन्यू बैठेंगे। अगर सरकार जो लोगों की, किसानों की संपत्ति को जब्त करेगी, तो इस देश का किसान सरकार की यानी सरकारी संपत्तियों को जब्त करके बैठेगा, यानी धरनों पे बैठेगा ऐसी रोड पर। किसानों ने भी तो कर लिया फिर संपत्ति को जब्त, ये सरकारी संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब आप किसानों को उनके घर बार की संपत्ति जब्त करेंगे तो किसान क्या करेगा, कहाँ रहेगा? सड़कों पे ही रहेगा, और सड़कों पे जब्त कर ही लिया है उन्होंने। इस देश में जितने भी बड़े बड़े जनव्यापी आंदोलन चले हैं, उसमें देश की सरकार को नतमस्तक होना पड़ा है इस देश के प्रजातंत्र के आगे, जनतंत्र के आगे। और पूर्ण रूप से यकीन है कि इस आंदोलन के तहत भी इस देश के प्रजातंत्र और जनतंत्र के आगे इस देश की सरकार झुकेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।